चांद का बर्फज़ार। नाश्ते के बाद तैयार हो जाना उसामा, हम आज घूमने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टूर तुम्हारे लिए बहुत यादगार होने वाला है। शहला खाला की बात सुनते ही उसामा के चेहरे पर हल्की सी हैरत चमकी और फौरन ही चेहरे पर खुशी के बादल फैल गए थे। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और अपने बर्तन डिश वॉशर में डाल दिए। खुद कार डिश वॉशर ने बर्तन धोए और सुखाकर बाहर निकाल दिए। उसामा ने बर्तन कैबिनेट में रखे और किचन से निकलता चला गया। शहला खाला और वसीम खालू 2 घंटे पहले ही नाश्ता कर चुके थे। खालू अपने काम पर जा चुके थे और खाला अभी रोज मेरा के काम निपटा रही थी। आज मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था और धीमी धीमी हवा चल रही थी। ऐसी हवा का तोहफा महीने में चंद बार ही नहीं मिलता था और इस दिन अगर छुट्टी होती तो अक्सर ये लोग सैर सपाटे के लिए घरों से बाहर निकल जाते थे। इनका रुख पिकनिक पॉइंट्स की जानिब होता था। आज खाला ने भी उसामा को तफरीह पर ले जाने का मंसूबा बनाया था, जिसकी इत्तला उसामा को नाश्ते के दौरान ही दी गई थी। शहला खाला और वसीम खालू के अपने बच्चे तो थे नहीं, उसामा में ही उनकी जान थी और उसामा दोनों का प्यार समेटने वक्तन फवक्तन उनसे मिलने आता रहता था। 12 साल उसामा के निस दर्जन बहन भाई थे। उनके घर में हर वक्त रौनक लगी रहती थी और बच्चों के शोर से घर गूंजता रहता था। उसामा तन्हाई पसंद वाक़या हुआ था। शोर-ओ-गुल से उसकी तबीयत बिगड़ती थी, इसलिए जब भी स्कूल से छुट्टियां होती वो अपना बड़ा बैग तैयार करता और खाला के पास रहने आ जाता। खालू खलाई तहकीकाती इदारे में बतौर शिप डिजाइनर काम करते थे। जॉब की नौयत ऐसी थी कि इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसफर किया जाता था। चंद माह किसी जगह तो अगले चंद माह दूसरी जगह। खाला ऑनलाइन बच्चों और बड़ों की दुनिया की दूसरी ज्यादा बोली जाने वाली जुबान उर्दू सिखाती थी। इनके हजारों शागिर्द थे। दुनिया के कोने कोने से लोग इनसे उर्दू सीखते थे। मसरूफियात की वजह से वो बे औलादी का दुख कम महसूस करते थे। उसामा उनके पास आ जाता तो दोनों खुशी से फूले न समाते और लाडले भांजे की हर ख्वाहिश पूरी करने में मशगूल हो जाते। उसामा भी उनसे खूब लाड उठवाता था। उनके पास गुजारा सारा वक्त उसामा के लिए यादगार होता था। वापस जाकर उसकी जुबान शहला खाला और वसीम खालू का जिक्र करते ना थकती थी। इस साल भी सर्दियों की छुट्टियां वो खाला के घर गुजार रहा था। खाला के पास तालिब इल्मों का हजूम सा था। उन्हें फारिग वक्त बहुत ही कम मिलता था। उसामा कुछ बोर हो रहा था। ये नया इलाका था और उसामा बाहर कम ही निकलता था। अजनबी जगह खोने का बहुत इम्कान होता है। खाला ने उसकी बोरियत को जांच लिया था। तभी एक दिन उन्होंने अचानक तफरीह का प्लान बना लिया था। नाश्ते के बाद उसामा अपने कमरे में चला आया। उसने अलमारी से सुर्ख शर्ट और नीली पैंट निकाली, दराज से अपने पसंदीदा जॉगर्स निकाले और कपड़े बदलकर बाहर निकल आया। खाला ने घर लॉक किया और वो दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्तिफादा हासिल करते 4 घंटे बाद एक पिकनिक पॉइंट पर पहुंच चुके थे। वहां हर जानब सफेद चमकती बर्फ ही बर्फ थी। वो एक बहुत बड़ा बर्फ से बनाया गया इग्लू था, 2 किलोमीटर तवील और 1 किलोमीटर चौड़ाई पर मुहित। ऊंचे पूल्स के कितारें दूर तक जा रही थीं, जिनके ऊपर चेयर लिफ्टें और जिप लाइन चल रही थीं। वहां लोगों का रश था और वो ठंडे मौसम से लुत्फ उठा रहे थे। बहुत से होटल्स और खाने पीने के बहुत से स्टोर्स भी वहां थे। बच्चे बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे और शरारतों में मसरूफ थे। नौजवान लड़के लड़कियां और अधीर उम्र लोग चेयर लिफ्ट पर सवार सैर कर रहे थे और कुछ बच्चे जिप लाइन से लुत्फानंदोज हो रहे थे। खाला को एक सहेली मिल गई और वो उनसे गपशप करने लगी। उन्होंने उसामा को इशारा किया कि वो घूमे फिरे और हर शे से लुत्फ ले। उसामा अपने हम उम्र बच्चों के साथ घुल मिल गया। वो बर्फ के मुख्तलिफ इकसाम के खेल खेलने लगा। उन्होंने स्नोमैन भी बनाए और फिर बर्फ के गोलों से इन पर निशानेबाजी भी की। वहाँ एक जानिब बर्फ पर फिसलने वाले स्केटिंग शूज भी रखे हुए थे। रिमाश, जोसेफ, जैंग और उसामा ने स्केटिंग शूज पहने और हाथों में हाथ डाले बर्फ पर फिसलने लगे। जहां से वो गुजरते बर्फ की ज़रात फिजा में बुलंद हो जाते। वो हंसते मुस्कुराते बर्फ के मैदान में घूम रहे थे। बड़े लड़के स्कूटर पर करतब दिखा रहे थे। एक लड़का फिजा में चलने के बाद स्कूटर पर अपना तवाज़ुन कायम न रख सका और बर्फ पर जा गिरा।
اس کے دوستوں نے کہکہے فضا میں بکھیرے اور لوزر لوزر کے نعرے لگانے لگے۔ اسامہ کچھ وقت بعد زپ لائن کے کاؤنٹر پر بنی قطار کا حصہ بن چکا تھا۔ اپنی باری پر وہ لفٹ میں سوار ہوا اور 2 منزلہ عمارت جتنی بلندی پر بنے ایک مستطیل کیبن میں پہنچ گیا۔ کیبن میں لوگوں کو حفاظتی لباس پہنایا جا رہا تھا، سر پر کیپ، موٹے دستانے۔ اس کے پاس وہ ایک ٹیرس نما جگہ آ گئے جہاں سے انہیں پھر بیلٹ کے ذریعے زپ لائن سے باندھا گیا۔ موٹی سلور کی تار پر زپ لائن کا ہینڈل تھا جس پر اسامہ نے ہاتھ مضبوطی سے جما لیے تھے۔ ریڈی؟ عملے کے ایک آدمی نے اسامہ سے پوچھا۔ اسامہ نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا فضا میں بلند کیا، آدمی نے بٹن دبایا اور زپ لائن حرکت میں آ گئی۔ اس کی پھرکی تار پر رینگنے لگی تھی اور اسامہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ نیچے انسان چھوٹے بن چکے تھے، بونے نہیں بلکہ ننھی ننھی چونٹیاں۔ اگلو کے چھت پر درجنوں سفید بلب روشن تھے اور روشنی برف میں منعکس ہو کر اسامہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اسامہ کو بہت مزہ آ رہا تھا، وہ ہوا میں اڑتا اپنے آپ کو ایک برفانی بگلے کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ دوسرے سٹاپ پر پہنچ چکا تھا۔ واپس وہ چیئر لفٹ میں بیٹھ کر آیا تھا۔ آج کی سیر اسامہ کے لیے واقعی یادگار تھی۔ شہلا خالہ ایک بینچ پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی شاید کسی شاگرد سے سبق سن رہی تھی۔ اسامہ کو آتے دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ اسامہ تھک گیا تھا، وہ بینچ پر ڈھے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ریسٹورنٹ گئے اور لنچ کرنے لگے۔ لنچ کے بعد وہ پیدل کچھ دیر گھومتے رہے اور پھر مرکزی گیٹ کی طرف چل دیے۔ دروازہ کراس کرتے ہی انہیں شدید گرمی کا احساس ہوا۔ صبح چلنے والی ہوا روک دی گئی تھی اور چاند کی زمین پر اب تپش برس رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے سب وے اسٹیشن میں داخل ہو گئے۔ اسٹیشن ایئر کنڈیشنز تھا۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اسامہ دل ہی دل میں چاند پر رہنے والوں کی ہمت کو داد دے رہا تھا۔ چاند پر زمین جیسا ماحول بنانے کی انسانوں نے ہر ممکن کوششیں کی تھی، لیکن ویسے موسم اور آرام و سکون یہاں نہیں تھا۔ مصنوعی اشیاء کبھی قدرتی چیزوں کی برابری نہیں کر سکتی تھیں، اسامہ نے سوچا اور اسٹیشن میں داخل ہوتی اڑن ریل پر اپنی نظریں